गुड मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था आंतरिक प्रवाह की नदियों। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास जितने भी जान पहचान वाले हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे दोस्तों इस क्लास के माध्यम से अधिकतर लोगों के पास है जो ये सुविधा पहुंचनी जरूरी है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल का क्वेश्चन है कि हमने एक छोटी सी गलती हो गई थी या कुछ भी मानो, पर एक आपको ये ध्यान रखना है कि आंतरिक अरब सागर में गिरने वाली और एक बंगाली खाड़ी में गिरने वाली, इनके बारे में बात किया था। तो इससे संबंधित आपको देखना है इसमें क्या है कि 17% तो इसका लिखना है और 23% भाग है जो इसके अंतर्गत आता है। ये इतना सा ध्यान रखना है और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो अगली नदी है वो नदी आएगी आपकी कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कांतली जो नदी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इसकी लंबाई कहां से बहती है, कहां नहीं बहती, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम लिखते हैं कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखना आप, ये हमारा ये राजस्थान का मैप है और इसमें कांतली नदी कहां से निकल के आती है, कहां बहती है, कहां जाके विलुप्त होती है, क्योंकि ये आंतरिक प्रवाह की नदी ये न तो किसी खाड़ी में गिरती है न किसी सागर में जाके गिरती है, ये धरातल में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो यहाँ पे एक जिला है आपका इस तरीके से सीकर जिला है और सीकर जिले के ऊपर एक जिला और आता है झुंझुनू जिला। तो इस सीकर जिले से यहां से एक नदी है जो क्या करती है, यहां से ये नदी बहती है और यहां से जो नदी बहती है कहां से बहती है, तो ये इसका उद्गम जो है उद्गम, कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां, यहां से इसका उद्गम होता है कौन सी नदी का? कांतली नदी का। ठीक है दोस्तों, यहां से निकलने के बाद में ये है उत्तर की ओर बहती है, तो सीकर जिले में, और ये कहां पड़ती है खंडेला की पहाड़ियां? सीकर में। सीकर जिले में ये खंडेला की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं तो ये फिर आगे चली जाती है कौन से जिले में? तो ये झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में चली जाती है और झुंझुनू जिले में बहती है। और बहने के बाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें देखना है कि जो कांतली नदी है उस पे एक सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता है? तो सुनारी सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, सुनारी सभ्यता स्थित है इस पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पे गणेश्वर सभ्यता भी स्थित है, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता भी इस नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? तो कांतली नदी पे पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस जो गणेश्वर सभ्यता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ताम्रवती, और या फिर इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, और ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इतना भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी लंबाई। तो इस जो कांतली जो नदी है उसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है 100 किलोमीटर है। ठीक, केवल मात्र कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे अगली जो नदी आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसके आगे जो नदी आती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये हमने जो समझाई है कांतली नदी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन घंटी को जरूर से दबाइएगा, जिससे हमारे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जो नदी आती है वो आती है हमारी कौन सी नदी? कांकनी नदी। ठीक है, कांकनी नदी। कांकनी नदी की बात की जाए तो कांकनी नदी कहाँ बहती है, कहाँ है जो इसका उद्गम होता है, कहाँ पे जाके गिरती है? ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह की देखना, ये कांकनी नदी है आपका जो जैसलमेर जिला है, कहाँ बहती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में है जो ये बहती है। ये देखो इस तरीके से ये बहती है और ये यहाँ पे इसका उद्गम होता है इस नदी का, और इस तरीके से उत्तर की ओर ये बहती हुई जाती है। ठीक है, तो इसमें है जब उद्गम की बात करती दी जाए, उद्गम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका उद्गम होता है कोटरी गांव। और कोटरी गांव कहाँ है? जैसलमेर में है जो कोटरी गांव स्थित है। ठीक है, यह इसके बाद में यह बहती है और चली जाती है ऊपर की ओर और एक झील का निर्माण करती है। इस नदी पे कौन सी झील है? तो बुझ झील है। कौन सी झील है दोस्तों? बुझ झील है। ठीक है, तो झील की बात कर दी जाए तो इस नदी पे है जो कौन सी नदी? कांकनी नदी या कांकनी नदी या मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, मसूरदी नदी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। ये दो नाम आपको याद रखने, कोई सा भी नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसकी लंबाई की बात करूं मैं तो इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर ये बहती है। कहां बहती है? तो जैसलमेर जिले में ही बहती है, बुझ झील का निर्माण करती है और खारी नामक स्थान पे, कहां पे? यहाँ पे पड़ता है खारी नामक स्थान पे जो क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इतना हमें ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लंबाई की बात की जाए तो आपकी इस जो कांकनी मसूरदी जो नदी है उसकी लंबाई 17 किलोमीटर और ये इसका उद्गम होता है कोटरी गांव। ठीक है, जैसलमेर से होता है। इस पे बुझ झील का निर्माण करती है। ठीक है, या बुझ झील का निर्माण करती है और खारी नामक स्थान पे ये है जो नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इससे संबंधित हमने आपके सामने चर्चा करी है। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी के बारे में बात करते हैं। तो आंतरिक प्रवाह की अगली नदी कौन सी आती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में दोस्तों देखना कि आगे वाली जो नदी है आपके, देखो हाँ दोस्तों, देखना है कि आगे जो नदी है जो क्या है कि अभी केंद्रीय अपतंत्र पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी केंद्रीय अपुआ तंत्र। हम आज आगे किसकी चर्चा करने वाले हैं? अभी केंद्रीय अपुआ तंत्र की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है? ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके जो जयपुर जिले में एक झील है और उस झील का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है सांबर झील। और सांबर झील की अगर मैं बात कर दूं तो दोस्तों ये कहां पर पड़ती है? तो जयपुर में पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं, इसको सांबर झील को रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है, रामसर साइट भी कहा जाता है। ठीक है, इतना भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सांबर झील को किस नाम से जाना जाता है? तो रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है, सांबर झील को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नदियों की बात करते हैं। तो एक उत्तर दिशा की ओर से एक नदी आती है और उसका नाम है खारी नदी। ठीक है, खारी नदी आती है जो उत्तर दिशा की ओर से है, जो आके इस झील में गिर जाती है। अगली जो नदी आती है आपकी इधर से, वो आती है खंडेला नदी। ठीक है, तो खंडेला नदी आपकी आती है और ये भी किसकी साइड? ये भी अंतःप्रवाह की है जो नदी है और सांबर झील में आके गिर जाती है। अगली जो बात करता हूं वो नदी कौन सी है? मेंथा नदी। दोस्तों अगली नदी है मेंथा नदी। और मेंथा नदी की अगर बात की जाती है तो मेंथा नदी है जो ये भी सांबर झील की है, जो सांबर झील में आके इसका है जो पानी गिर जाता है। ठीक है, इसका उद्गम की बात की जाए, ठीक है, तो उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पड़ती है?
तो दोस्तों ये जयपुर में पड़ती है और इसका उद्गम होता है मेंथा नदी का, मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें है जो देखना दोस्तों, ये जो नदी है मेंथा नदी है, ये सर्वाधिक नमक लेके आती है। इस जो झील में सबसे ज्यादा है जो नमक लेके आती है। ठीक है, नमक लेके आती है कौन सी नदी? तो मेंथा नदी की बात की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अगली जो नदी है आपकी है जो एक रूपनगढ़ नदी है, और रूपनगढ़ किधर से आती है? ठीक है, तो रूपनगढ़ की बात कर दी। रूपनगढ़ नदी की बात करूं अगर मैं, तो दोस्तों इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो किशनगढ़ की पहाड़ियां से होता है। इसका उद्गम कहां से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है। किसका? इस नदी का, रूपनगढ़ जो नदी है उसका उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां। किशनगढ़ की पहाड़ियां कहां पड़ती है? तो अजमेर में है जो पड़ती है। अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियां स्थित है, यहां से इसका उद्गम होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं, तो इस पे एक पीठ बनी हुई है, एक कौन सी? जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इतना हमें ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं है। और कहां पे है? तो सलेमाबाद में है, सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है स्थित है। ठीक है, इतना हमें ध्यान देना है दोस्तों। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें नमक कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो नमक की बात करूं तो 8.7% नमक पाया जाता है। कौन सी झील में? सांभर झील से 8.7% है जो नमक उत्पादित होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर दी। ठीक है, अब इसकी बात करें, सांभर झील की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों वासुदेव इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था? तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, इसके निर्माण की बात करते हैं, तो इसका निर्माण वासुदेव चौहान के है जो इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख जो किस में मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में इसका निर्माण, इसकी जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने इस सांभर जो झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है? तो तीर्थों की नानी कहा जाता है। कि किस नाम से? तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी झील? तो आपकी सांभर झील तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है, देवयानी तीर्थ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो देवयानी तीर्थ भी इसी झील को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको इतना समझ में आ गया, तो आप इसको देखना दोस्तों। सांभर झील को किस नाम से? रामसर साइट भी कहा जाता है। एक नदी आती है इसमें, खारी नदी। ठीक है, उत्तर की तरफ से एक खंडेला नदी आगे गिरती है, दूसरी आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां? जयपुर में पड़ती है, और वहां से इसका उद्गम होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो इसमें 8.7% नमक उत्पादित होता है, प्राप्त होता है। सबसे अधिक नमक कौन सी नदी लेके आती है? तो मेंथा नदी सबसे ज्यादा नमक लेके आती है। इसको तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है, और देवयानी के तीर्थ के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया सांभर झील का? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, एक और नदी आती है रूपनगढ़ कहां से? किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से इसका उद्गम होता है, और इस पे एक निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ बनी हुई है स्थित है, और कहां पे है? सलेमाबाद अजमेर में। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, कुछ अलग बात करते हैं इसके बाद में दोस्तों। तो आपको है जो ये हमने जो बताई है आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, इनमें आपको समझ में
आ गया होगा दोस्तों। अगली जो बात करते हैं वो कुछ जिलों की बात करते हैं और है जो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से जिले है जो उस पे स्थित है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा राजस्थान, इस तरीके से राजस्थान, ठीक है। और ये राजस्थान में आपका यहाँ पे एक जिला है गंगानगर, गंगानगर जिला है। और गंगानगर जो इस यहां से जो एक पाकिस्तान पड़ता है, इधर पाकिस्तान और पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाती है तो 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किसकी? रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। बात करते हैं गंगानगर की, अगर मैं बात करूं तो कितनी सीमा इससे लगती है, तो 210 किलोमीटर की सीमा, 210 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। अगला जिला आता है हमारा बीकानेर, और बीकानेर की बात कर लूं अगर मैं, तो बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो इसकी सीमा कितनी लगती है दोस्तों, तो 168 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इसके बाद में अगला जिला आता है जैसलमेर, और जैसलमेर की बात करूं तो दोस्तों जैसलमेर की जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है, और कितनी लगती है दोस्तों, 464 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। अगला जिला आता है बाड़मेर, और बाड़मेर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो सीमा बनाती है वो बनाती है दोस्तों 228 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जो रेड क्लिफ से या पाकिस्तान और राजस्थान या भारत की सीमा पे जो रेड क्लिफ रेखा है उसमें सबसे लंबी सीमा किस जिले की है, तो जैसलमेर की है। कितनी है? 464 किलोमीटर। कम पूछ ली जाए तो किसकी है? बीकानेर की 168 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन जो आपको समझाए वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज एक कॉपी और पेन लेके बैठा करो, जिसको नोट कर लिया करो जो आगामी जो आपको काम दे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल में और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आप, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।